वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक बढ़िया सी मूवी जिसका नाम है रक्ताक्षा। देखो दोस्तों, ये कहानी आपको एक बड़ी गहरी बात समझाने वाली है कि किसी अनजान इंसान पर अंधा भरोसा करना कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। ऐसा खतरा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये बात आपको नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन मूवी देखने के बाद आपको भी एक झटका लगेगा। बस आपसे गुजारिश है कि मूवी को आखिर तक जरूर देखिए। आपको इससे एक ऐसा सबक मिलेगा जो शायद आपकी सोच बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अभी नाम के बंदे से, और वो हमें अपने बारे में ही बता रहा होता है कि कुछ लोगों की नजरों में मैं एक हीरो हूँ और कुछ की नजरों में विलन। नजरिया सभी का अलग अलग होता है, लेकिन मेरी दुनिया का किंग तो मैं ही हूँ। जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूँ। कोई भी मेरे काम में दखल दे ये मुझे पसंद नहीं है। इतना कहकर वो अपनी जिंदगी का सबसे डार्क चैप्टर शुरू करता है दोस्तों। उसकी गर्लफ्रेंड रिया, जो उस पर अंधा भरोसा करती थी, उसी की जान वो ले लेता है। इस हत्या का उसके चेहरे पे ना कोई डर है ना ही कोई पछतावा। वो तो पूरे एटीट्यूड के साथ रिया की बॉडी को अपने घर के ब्लू ड्रम में डाल देता है और उसको तेजाब से भर देता है दोस्तों, ताकि रिया का शरीर जलकर गायब हो जाए, जिससे दुनिया को कभी पता ही नहीं चलेगा कि रिया नाम की लड़की भी इस दुनिया में थी। अगली सुबह अभी मस्त सोकर उठता है, फोन उठाता है और उसे मैसेज आता है एक और गर्लफ्रेंड का। नाम है साइदा। ये जो भी सारी गर्लफ्रेंड्स अभी की है ना, ये अभी डेटिंग ऐप से बनाता है। और अब लगता है कि साइदा का भी वही हाल होने वाला है जो रिया का हुआ है, क्योंकि अभी के चेहरे पे अभी बिखरी हुई डरावनी स्माइल देखकर यही लग रहा है दोस्तों कि वो साइदा को भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ एक और कैरेक्टर मूवी में एंटर होती है, एक मिस्टीरियस लड़की, नाम है मीरा। वो फेक सिम कार्ड से अलग अलग डेटिंग एप्स पे अकाउंट्स बना रही होती है, लेकिन वैसा क्यों कर रही है ये राज हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेटिंग ऐप पर बात करने के बाद रिया अभी से मिलना चाहती थी, ताकि जान सके कि वो प्रोफाइल में जैसा दिख रहा है वैसा वो रियलिटी में है या नहीं। लेकिन जैसे वो यहाँ पर आई, आपने देख ही लिया कि अभी ने उसको मारकर तेजाब से जला दिया। अब रात को अभी साइदा को मैसेज करता है। शुरुआत में तो बहुत प्यार से बातें करता है, जैसे साइदा उसके लिए बहुत बड़ी हो कोई, और इससे साइदा इंप्रेस हो जाती है। तो अभी उससे मिलने के लिए टेरेस पे बुलाता है उसे। लेकिन साइदा थोड़ा घबराती पहले, लेकिन जैसे ही वो टेरेस पर जाती है, वहाँ अभी फूल लेकर खड़ा होता है। और ऑफ कोर्स यार, कोई लड़का इस तरह पेश आए तो खुशी तो होती है। साइदा को भी खुशी हो जाती है, बहुत ज्यादा खुश थी वो। उससे कहती है, अरे मुझे तो लगा था तुम बस मेरे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम तो सच में मुझसे मिलने आ गए। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो अभी कहता है क्यों ना हम इस खुशी के मौके को मेरे घर पे सेलिब्रेट करें। वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मिलने आ सकती हो कभी भी जब तुम्हारा मन करे। और साइदा को कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, क्योंकि उसको तो अभी पर पूरा भरोसा हो गया था, इसीलिए वो खुशी से हामी भर देती है। इसके बाद अगले दिन वो तैयार होकर अभी से मिलने जाती है, इस बात से अनजान कि ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। अभी उसको पहले बातों में उलझाकर बेहोशी की दवा उसकी शराब में देता है, फिर उसे पिला देता है और फिर गला घोंट कर उसकी जान भी ले लेता है। जिसके बाद दोस्तों जो मीरा है ना, वो रिया और साइदा की फोटो को टिक कर देती है, ये दर्शाते हुए कि उसके टारगेट में ये दोनों लड़की थी जिनकी जान जा चुकी है, और अब अगला नंबर शिनी नाम की लड़की का है। तो वो नकली सिम से शिनी को मैसेज करके धमकाने की कोशिश करती कि बच कर रहना, तुम्हारा नंबर जल्द ही आने वाला है। और अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, रिया, साइदा और शिनी तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। रिया और साइदा ने पहले से ही शिनी को बता दिया था कि उन्हें किसी ने धमकी भरे मैसेज भेजे हुए हैं, लेकिन उस समय उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया था। पर जब शिनी का उन दोनों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है फिलहाल, तो शिनी समझ चुकी है कि वो दोनों पक्का लापता हो गई हैं, या फिर वो मारी जा चुकी है, और हो न हो उनको मारने के पीछे और जो धमकी भरे मैसेजेस भेज रहा था उसका कोई कनेक्शन हो, और अब कहीं मेरी बारी तो नहीं आएगी। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी इस मैसेज को देखकर। और तभी उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। वो डरते डरते चाकू उठा लेती है और दरवाजा खोलते ही जो सामने होता है उस पे हमला कर देती है। लेकिन दोस्तों सामने दिलीप नाम का पुलिस ऑफिसर मौजूद था, जो अपने आप को बचाते हुए चाकू पकड़ लेता है। वो शिनी से कहता है कि अरे मैं आ गया हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये दिलीप पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन शिनी के साथ चक्कर चला रहा है, इसीलिए शिनी ने उस लड़की के मैसेज की सारी बातें दिलीप को बताई। तो दिलीप तुरंत उसके पास आ गया उसको सहारा देने के लिए, और अब उसके साथ समय बिताने के लिए भी तैयार है। वो शिनी से कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है उसे पहले मेरा सामना करना होगा। ये सारी बातें सुनकर शिनी में हिम्मत आती है कि चलो कोई तो है मेरे साथ, और वो थोड़ा सुकून की सांस लेती है। जिसके बाद दोस्तों दिलीप फ्रिज से कुछ ठंडा लाने जाता है, लेकिन तभी पीछे कोई उस पे कर देता है हमला। वो हमला करने वाले की शक्ल तो नहीं देख पाता, लेकिन तब उसको शिनी के चिल्लाने की आवाज आती है। तुरंत ही वो कमरे में आकर देखता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में शिनी की लाश पड़ी हुई थी। वो फौरन ही हत्यारे को पकड़ने जाता है, लेकिन पकड़ पाता इससे पहले ही वो हत्यारा बाइक पर सवार होकर 9211 दिलीप वहां से शिनी के पास आता है। पर हैरानी वाली बात ये हो जाती है दोस्तों कि घर से शिनी की लाश भी गायब। चमत्कार, दिलीप को समझ ही नहीं आता कि मेरे होते हुए वो
हत्यारा अंदर आया कैसे, और उसने कब शिनी को मारा, कब लाश लेकर भाग गया, ये कैसे हो सकता है। तो वहीं दोस्तों मीरा अब शिनी की फोटो पर भी टिक लगा देती है, यानी कि उसके तीनों टारगेट मर चुके हैं। इसका मतलब तो यह है कि शिनी और बाकियों को मारने में उसका भी हाथ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसकी। दूसरी तरफ दिलीप इस केस से जुड़ी जानकारियां निकालने में लगा होता है कि पहले भी 2 लड़कियां गायब हुई थी, उनकी हत्या की कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन जब वो लोग मेरे सामने शिनी को मार सकते हैं तो अभी तक इन दोनों लड़कियों को भी मार दिया होगा। लेकिन जब मैंने उस हत्यारे को देखा तो वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। आखिर एक लड़की अकेले इतना सब हाउ? पहले तो मेरे सामने ही शिनी को मारकर भागती है और फिर वापस आकर शिनी की लाश को लेके भी जाती है। ये काम नहीं, ये काम किसी एक इंसान का तो हो ही नहीं सकता। इसके पीछे जरूर कोई और भी है, पता लगाना पड़ेगा। वो सबसे पहले रिया और साइदा की कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि दोनों का नंबर एक ही घर में जाकर बंद हुआ था, यानी कि वो दोनों उस घर में गई थी तो उसके बाद ही मरी गई होंगी। और दोस्तों वो घर किसी और का नहीं बल्कि अभी का ही था। इसीलिए दिलीप तुरंत अभी के घर पहुंच जाता है जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन वहाँ पे आके उसे पता चलता है कि इस घर में सैंडी नाम का आदमी रहता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसकी मृत्यु के बाद काफी टाइम से इस घर में कोई रहने के लिए नहीं आया। फिर रिया और साइदा इस घर में क्या करने के लिए आई थी जब कोई नहीं रहता यहाँ पे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सैंडी जीवित हो, वो बस मरने का नाटक कर रहा हो ताकि इन लड़कियों को मार सके? हो सकता है। असल में दोस्तों सैंडी अभी का ही भाई है और इस घर में वो दोनों एक साथ रहा करते थे, लेकिन सैंडी तो मर चुका है। यहाँ पर तलाशी लेने पर दिलीप के हाथ कुछ नहीं लगता, ना ही हत्यारे के बारे में कोई जानकारी और ना ही रिया और साइदा के कोई सुराग। इसीलिए वो थका हारा फ्रस्ट्रेटेड होकर दोबारा शिनी के घर जाता है। अब उसका सोचना है कि शायद यहाँ पे हत्यारा अपना कोई सुराग छोड़ गया हो, कोई निशान, कोई क्लू जिससे हत्यारे को पकड़ा जा सके, लेकिन यहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। पर हाँ दोस्तों, उसको टेबल पर रखा हुआ एक नोट जरूर मिलता है जिसमें लिखा होता है, क्या हुआ सर, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला? चलो ये काम मैं ही कर देता हूँ। मैंने आपके लिए एक क्यूब छोड़ा है, अगर आप उसे सॉल्व कर देते हो तो आपको एक खास सुराग मिल जाएगा। ये देखकर दिलीप बड़ा गुस्सा हो जाता है कि ये हत्यारा खुद को ज्यादा स्मार्ट समझने की कोशिश कर रहा है, शायद इसकी सारी होशियारी जल्दी निकाल के रहूंगा। फिर दोस्तों वो उस क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश करता है और थोड़ी ही देर मेहनत करने के बाद जैसे ही वो उसको सॉल्व करता है वो क्यूब अपने आप टूट जाता है, जिसमें से एक नोट निकलता है। उस नोट में होता है एक एड्रेस, इसलिए दिलीप तुरंत उस एड्रेस पर चला जाता है। और पता है ये वो जगह थी जहाँ पर मीरा उन लड़कियों के फोटोज पे टिक लगाया करती थी। वहाँ दिलीप को वो सारी फोटोज और उन लड़कियों के जले हुए सामान मिलते हैं। वहीं सामने बोर्ड पर उसको एक मैसेज भी लिखा हुआ मिलता है जिसमें लिखा था, सर आपके लिए इतना क्लू काफी है, हमें ढूंढ ढूंढ कर आप थक गए होंगे ना, तो आपके लिए किचन में कॉफी पहले से बना के रखी हुई है, पी लेना वरना ठंडी हो जाएगी। पढ़कर दिलीप को और ज्यादा गुस्सा आता है कि बेवकूफ बनाया इन लोगों ने मुझे। वो घर को गुस्से में तोड़ फोड़ करके चेक करके चला जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही दिलीप के कदम उस घर से बाहर निकलते हैं ना, एक बंद कमरे से अभी और मीरा बाहर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही अभी जिसने लड़कियों की जान ली और वही मीरा जो हमेशा उन्हें टारगेट करके फोटोज पे टिक करती थी। दोनों एक ही कमरे में छुप कर बैठे हुए थे, जिन पर दिलीप की नजर गई ही नहीं। और इसी मोमेंट पर हमें पता चलता है कि अभी और मीरा मिले हुए हैं, एक डेंजरस जोड़ी, एक परफेक्ट टीम। मीरा का रोल है लड़कियों को डेटिंग एप्स और फेक सिम से फंसाना, उन्हें अभी तक लेकर आना, और फिर अभी का काम होता है उन्हें मारकर सबूत मिटाना। ये सब प्लानिंग इतनी शातिर तरीके से की जाती है कि किसी को खबर तक नहीं होती कि असल में चल क्या रहा है दुनिया में, और बाकी लोगों को बस ये लगे कि ये रैंडम डिसअपियरेंसेस हो रहे हैं, मतलब लोग अचानक ही कहीं खो जा रहे हैं। पर इन दोनों के लिए ये एक गेम था दोस्तों, हाँ एक खेल जिसमें हर नया टारगेट उन्हें और ज्यादा थ्रिल देता था, मजा। दूसरी तरफ दिलीप परेशान बैठा होता है। उसको लग रहा होता है कि यार सैंडी का इन तीनों हत्या से कोई लेना देना तो जरूर है। और तब उसको याद आता है कि कुछ समय पहले किसी ने सैंडी नाम के बंदे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, इसीलिए वो तुरंत मिसिंग लोगों की फाइल्स निकलवाता है। और तब उसको सैंडी की मिसिंग रिपोर्ट मिल जाती है, जिसको देखकर वो हैरान, क्योंकि ये रिपोर्ट उसके ही भाई अभी ने लिखवाई थी खुद। दिलीप समझ चुका था कि हो ना हो अभी ने पक्का कुछ किया हो, इसलिए वो सैंडी के घर की सारी सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। और उन फुटेजेस में रिया और साइदा दोनों घर में जाते हुए तो दिख जाते हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। इसका मतलब घर के अंदर ही दोनों को मारा गया। इसीलिए दिलीप सीधे अभी के पास पहुंच जाता है, जो कि अभी सैंडी वाले घर में मौजूद था। दिलीप उस पर गन तान कर कहता है कि देखो मुझे और बेवकूफ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तूने ही उन तीनों लड़कियों को मारा। उसी के साथ साथ वो मीरा को भी पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है दोस्तों, क्योंकि जब दिलीप ने शिनी की हत्या करने के बाद एक लड़की को बाइक से जाते हुए देखा था, उसके कपड़े से आने वाली खुशबू वाला परफ्यूम उसी घर में मौजूद था जहाँ मीरा रहती है। और वहीं पर दिलीप के लिए कॉफी वाली बात भी बोर्ड पे लिखी हुई थी। इससे दिलीप समझ गया कि इन दोनों ने मिलकर तीनों लड़कियों की जान ली है। तो वो उन दोनों को धमकाते हुए कहता है कि मुझसे और झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसको सबसे ज्यादा गुस्सा शिनी के लिए आ रहा था दोस्तों, कि आखिर
उसको इन लोगों ने क्यों मारा। वो मीरा को धमकाता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो सीधे एनकाउंटर बताकर मार डालूंगा। तो मीरा डर जाती है और तब अभी सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर तीनों को मारा है, पर अभी और भी कई सारे लोगों को मारना बाकी है। जब कानून नल्ला बैठ जाए ना और तुम जैसों को कानून हाथ में लेना पड़ता है ना, तब हमें आगे आना पड़ जाता है। और दोस्तों, हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ अभी, मीरा और सैंडी तीनों एक साथ बड़े खुशी से रहते थे। अभी और सैंडी के माता पिता नहीं है, इसीलिए दोनों भाई एक दूसरे की जान है। और मीरा अभी की पहले से गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए सैंडी को भी एक लाइफ पार्टनर चाहिए था और इसके लिए वो डेटिंग एप्स को चेक करने लग जाता है। वहाँ उसकी बात रिया से होती है, जिसे सैंडी पसंद करने लग गया था। अभी और मीरा उसको समझाते भी है कि देखो, ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वैसे भी डेटिंग एप्स पर बेकार ही लोग रहते हैं। लेकिन सैंडी नहीं मानता। उसको लग रहा था कि रिया गलत लड़की नहीं है, वो कभी धोखा नहीं देगी और उसकी जिद के आगे अभी और मीरा को हार माननी पड़ जाती है और सैंडी रिया के साथ डेट पर चला जाता है। पहली मुलाकात दोनों की बहुत ही बढ़िया होती है, दोनों एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश होते हैं। तो रिया कहती है, मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊंगी, तैयार रहना, हम घूमने जाएंगे। सैंडी खुशी खुशी तैयार होकर रिया की बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है, जहां रिया दोस्तों एक गाड़ी के अंदर सवार होकर आती है। वो सैंडी को भी उसमें बिठाती है, लेकिन तब वो उसको बेहोशी की दवा देकर बेहोश कर देती है। इसके बाद सैंडी कहाँ गया, क्या हुआ, किसी को कोई खबर नहीं। पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी सैंडी वापस नहीं आता। तो अभी जाता है पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन ऑफिसर दिलीप ऑन ड्यूटी मुंह पे रुमाल रखकर आराम से सूंघ रहा था। अभी कहता है कि सर, मेरा भाई लापता हो गया है, मुझे इसकी कंप्लेंट लिखवानी है। वो एक लड़की के साथ गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। तो ये दिलीप कहता है कि लड़के लड़कियां, ये पागलों की बातें मत करो, अक्सर घर छोड़कर भाग जाते हैं, आ जाएंगे वापस, आज नहीं तो कल तो आ ही जाएंगे, इसलिए जाओ और आराम से सो जा और मुझे भी आराम करने दे। दोस्तों, ये सुनकर अभी को गुस्सा आ जाता है कि इनका काम है ढूंढना, लेकिन ये तो बकवास कर रहा है। वो जब जिद करने लग जाता है तो दिलीप कांस्टेबल से कहकर उसकी कंप्लेंट को दर्ज तो करवा लेता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और यही वो कंप्लेंट थी दोस्तों, जिसकी वजह से दिलीप को अभी के बारे में पता चला था बाद में, क्योंकि उस टाइम तो उसने अभी का चेहरा तक नहीं देखा था। वो आराम करने के चक्कर में था जब पहली बार अभी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था, लेकिन होश तो तब उड़े ना उसके, मतलब दिलीप के, जब अभी ने सारा कांड कर दिया था। और अब परेशान होकर जैसे ही अभी पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, उसको थोड़ी दूर से सैंडी भागते हुए उसी की ओर आते हुए दिखाई देता है, लेकिन तभी कुछ बदमाश उस पे चाकू से हमला करके वहां से चले जाते हैं। अभी तुरंत सैंडी के पास जाता है दोस्तों, और वो ये देखकर और भी ज्यादा घबराया हुआ था कि सैंडी का हुलिया बिल्कुल लड़कियों जैसा था। वो जल्दी जल्दी सैंडी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, पर सैंडी खुद मना करते हुए कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और ना ही मैं जाना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, उन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो दोस्तों दर्द भरी आवाज में सारी बातें बताना शुरू करता है कि भाई, रिया अच्छी लड़की नहीं है, वो और उसकी दो दोस्त सायदा और शिनी, ये तीनों मिलकर लड़कों को डेटिंग एप्स के जरिए फंसाते हैं और उन्हें अपने अड्डे पे ले जाकर उनका जेंडर बदल देते हैं और फिर उन्हें ऐसे लोगों के हाथों बेच देते हैं जो जेंडर बदले हुए लड़कों के साथ गलत काम करते हैं। और ये काम वो लोग सिर्फ लड़कों के साथ नहीं करते, लड़कियां और बच्चे भी उनका शिकार हैं। वो बच्चों को पकड़कर उनसे भीख मंगवाते हैं और लड़कियों को अमीर क्लाइंट के हाथों बेच देते हैं। मुझे आपकी और मीरा की बातें मान लेनी चाहिए थी भैया, रिया पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं पागल हो गया था और अब मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ उन तीनों के हाथों किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए तुम पुलिस को जाकर सारी बातें बता देना, वो उन बदमाशों को पकड़ लेंगे। इतना कहते ही दोस्तों बेचारा सैंडी अपना दम तोड़ देता है और ये देखकर अभी का दिल टूट जाता है। उसको पता था अगर वो पुलिस से इसकी शिकायत करता है तो पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे और सैंडी को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने और मीरा ने मिलकर उन तीनों लड़कियों को पहले फंसाया और बाद में जाकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन अभी और मीरा का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। अभी चाहता है कि वो एक एक को चुन चुन कर मार डाले जो भी इस ग्रुप में शामिल है, तब जाकर उसका बदला पूरा होगा। और अब ये जानकर दिलीप हैरान रह जाता है। वो उनसे कहता है कि प्लान तो अच्छा है, काम भी अच्छा ही किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें आगे किसी और की हत्या करने नहीं दूंगा, तुम जेल में रहोगे। लेकिन अभी कहता है कि पहले हमारे खिलाफ सबूत तो लाओ, अगर सबूत है तो आपका वेलकम, जब चाहो तब पकड़ लेना हमें। और सच में दोस्तों उनके खिलाफ अभी तक दिलीप के पास कोई सबूत नहीं है कि जिससे कंफर्म हो जाए कि इन दोनों ने ही उन तीनों लड़कियों को मारा, इसीलिए दिलीप कुछ नहीं कर पाता और उसे उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। पर दिलीप उतना बुरा इंसान तो नहीं था, वो जानता था कि जो काम उसको पहले कर लेना चाहिए था वो अभी कर रहा है, इसीलिए वो अभी का साथ देने का फैसला करता है। वो उन बदमाशों की सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है ताकि अभी खुद उनसे अपना बदला ले सके। वो तीनों लड़कियां एक ग्रुप का हिस्सा थी दोस्तों, जो नशीली चीजें बेचने का काम करते थे, इसीलिए अभी सीधे वहां चला जाता है और एक एक को पकड़ के खूब मारता है ताकि अपने भाई की मौत का बदला ले सके। लेकिन यहाँ पर इन सारे अपराधों की जड़
जो लड़कों के साथ ऐसा काम करके धंधा चलाता है वो मौजूद नहीं था। वो ऐसा बंदा है जिसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। लेकिन तब भी अभी हार नहीं मानता। उसने तो ठान लिया था कि वो जो भी हो, पाताल में हो, स्वर्ग में हो, जहाँ हो, घुस कर मार डालूंगा। और वो जब तक उसकी और उसकी पूरी गैंग को नहीं पकड़ लेता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। इसीलिए वो उस लीडर का पता लगाने की कोशिश करता है और दिलीप की मदद से दोस्तों उसे पता चल भी जाता है कि वो लीडर अभी कहाँ पे मौजूद है। इसीलिए बिना देरी किए अभी तुरंत उस लीडर के पास पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। एक पल के लिए दोनों की सांसें रुक जाती है क्योंकि जो मंजर सामने था उसने उन्हें हिला के रख दिया था। अभी को लगता है जैसे वो आईने के सामने खड़ा हो। हाँ दोस्तों, समझ गए आप, क्योंकि सामने खड़ा लीडर उसका बिल्कुल हम शक्ल था। नाक, आंखें, चेहरा सब कुछ एक जैसा, मानो दोनों ही एक माँ के पेट से जन्मे हुए जुड़वा भाई हो। अभी की आंखों में हैरानी थी, ये कैसे हो सकता है? ये मेरा हमशक्ल कौन है? वही शौक लीडर के चेहरे पर भी था। उसके लिए भी ये समझना मुश्किल था कि सामने खड़ा आदमी उस जैसा क्यों दिख रहा है। दोनों चुपचाप एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में अनेक सवाल थे जिसके जवाब ना ही वो जानते थे और ना ही इस मूवी में मिलता है दोस्तों, क्योंकि यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। ये गुत्थी, ये राज सब कुछ अगले पार्ट में सुलझेंगे। जब वो रिलीज होगा तो लेकर आ जाएंगे आपको। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये उसका भाई है या कुछ और थियरी है दोस्तों? आपकी कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली, thanks for watching.